Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to lecture number 2 of this chapter. हमारा chapter जिसका नाम है Supply under GST. Charge of GST. Supply under GST is what we are taken care of. Yesterday we started with a new chapter, Charge of GST. और आज हमारा उसका दूसरा सेशन है जहां हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अलग अलग पॉइंट्स को कवर अप करना है और बहुत मजा आने वाला है गाइस. You guys are gonna enjoy every moment of the session. So let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. That's our protocol. हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है गाइस कि जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया उसको रिवाइज करेंगे और तभी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे. इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों एक्सटेंट ऑफ जीएसटी लॉ सीखने वाले हैं, फॉलोड बाय द पर्सन हु इज सपोज्ड टू कलेक्ट एंड pay tax to the government. And lastly, we got to understand the composition scheme. Even today, composition scheme आपका नहीं आएगा. Composition scheme आने वाले सेशंस में आएगा. भारत देश में जो हमारा कानून है, जीएसटी लॉ है, वो कहां तक एक्सटेंड करता है? तो सीजीएसटी आईजीएसटी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जेएंडके. एसजीएसटी लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें 3 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जेएंडके. And for all the union territories without state legislature, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, लद्दाख एंड चंडीगढ़, ये हमारे वो लोग हैं दोस्तों जिनका दोस्तों खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो इन पर यूटी जीएसटी एक्ट लगता है. इंडिया कहां तक माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ? इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाता है. ठीक है जी. फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, फ्रॉम द इंडियन बेस लाइन, फ्रॉम द इंडियन लैंड मास. ओके. लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी गाइस, सेक्शन 9, जिसमें 9(1) में देखा हम लोगों ने कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 को छोड़ते हुए दोस्तों एक टैक्स लगाया जाएगा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर. अच्छा, यहाँ पे एक लिकर वर्ड यूज नहीं हुआ था, वो और लिख लेते हैं गाइस. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो दोस्तों दारू को छोड़कर बाकी सब पे जीएसटी लगेगा at a rate not exceeding 20%. तो maximum rate combined together can go up to 40%, and this shall be levied and collected by the taxable person, basically the supplier. Normally जिसे अपन forward charge mechanism भी बोलते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को पता है what is forward charge mechanism and what is reverse charge mechanism. ओके गाइस. उसके बाद दोस्तों 9(2) पर पहुंचे तो 9(2) ने कहा देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस पे जीएसटी शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम. एंड व्हाट इज दैट लेटर स्टेज ऑफ टाइम? व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स, व्हेन द जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स कि इट इज द राइट टाइम टू ब्रिंग द 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर द जीएसटी एम्बेट. उसके बाद सेक्शन 9(3) पर पहुंचे और 9(3) ने कहा कि भाई साहब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट एवरी कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां सरकार को ऐसा लगा दैट इट विल बी मच बेटर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट एज कंपेयर टू द सप्लायर. ऑलराइट. उनसे ज्यादा टैक्स मिलने की उम्मीद है, ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस में फंसेंगे नहीं. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज बेटर वी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट. जिसमें कुछ गुड्स हैं नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज: cashew nuts not shelled or peeled, BD wrapper leaves, tobacco leaves, supply of lottery, silk yarn, used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap, raw cotton, metal scrap. These are certain goods जिन पर reverse charge mechanism लगता है. However, at intermediate level, हमारा जो main focus है is on the services notified under the reverse charge mechanism, in which we did the first very important service in the preceding session, in which we almost took an hour. पूरा लगभग दोस्तों 45 मिनट से भी ज्यादा लग गया था in order to understand the GTA services provided, goods transportation services provided by road to any factory, society, cooperative society, any person registered under the CGST Act, any body corporate, any partnership firm, including LLP, whether registered or not, any casual taxable person, any CTP, casual taxable person. ये हमारे 7 लोग हैं दोस्तों. अगर इनको सर्विसेज दी जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. However, in order to provide the benefit of ITC to the GTA, the government gave an option to them
कि अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हो व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। जिस केस में सरकार ने क्लैरिटी दी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 5% है और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% है। However, it should be kept in mind that if the services are provided to any person other than the 7 specified recipient, उस पर दोस्तों आपका क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इट हैज टू बी द 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, तभी जीएसटी की बात करना, चाहे आरसीएम में बात करो या एफसीएम में बात करो। नोट, उसके बाद एक छोटा सा नोट था कि आरसीएम हम अप्लाई नहीं करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करा जाएगा, जिसपे मैंने क्लैरिटी भी दी थी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी, फिर आगे आप चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे एग्जेम्पशंस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो आफ्टर ऑल इस पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन पॉइंट क्या था कि आरसीएम शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरिज बाय रोड, हाँ जी, टू अ डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया अंडर द जीएसटी लॉ ओनली फॉर वन पर्पस एंड दैट इज डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, टीडीएस काटने के लिए। उनका कोई इंटेंशन नहीं है दैट दे वुड सप्लाई। अच्छा सर, व्हाट इफ दे हैड इंटेंशन, अगर वो आगे सामान बेचेंगे, आगे सामान सर्विसेज देंगे, तो क्या उन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? एब्सोल्युटली यस। अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज, लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डू दे प्रोवाइड सर्विसेज? हाँ जी। वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर? वो एक जगह से दूसरी जगह कुरियर भेजते हैं, स्पीड पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते हैं। तो इफ द जीटीए सर्विसेज आर प्रोवाइडेड लेट्स से टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा अगर जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहता तो, because that department of post is a registered person under the GST law, and that is not only registered for the purpose of deducting tax under section 51, they also provide taxable services further on। तो वो भी आगे सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और उस पर दोस्तों हम लोगों ने फिर क्वेश्चन किया था। आ जाओ गाइस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब पॉइंट नंबर 2 पर। मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर 17 पॉइंट्स। कई पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, कई पॉइंट्स बड़े हैं, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरी गॉडडैम पॉइंट। आपको हर एक पॉइंट समझने के लिए बहुत शातिर होना पड़ेगा, तेज दिमाग का होना पड़ेगा, और किसी भी छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं करेगा, अरे ये तो बहुत छोटा है, इसके आने के चांसेस कम है। नहीं, इंस्टीट्यूट हैज बिकम extremely unpredictable. They can ask a 5-marker question from a very small point also. So we will not leave any stone unturned, as you have already seen. हम लोग तो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं। आ जाओ भाई। लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। अब इधर देखिएगा, सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट or including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services directly or indirectly to a business entity। सरकार ने क्या बोला दोस्तों? अगर आप सर्विसेज दे रहे हो टू अ बिजनेस एंटिटी, सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा इंसान को सर्विसेज दे रहे हो जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसे अपन बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर लीगल सर्विसेज दी जाती है दोस्तों टू अ बिजनेस एंटिटी, इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ एवरी एडवोकेट, एवरी लीगल पर्सन, तो व्हाई नॉट कैच होल्ड ऑफ दैट बिजनेस एंटिटी। हम बिजनेस एंटिटी को क्यों नहीं पकड़ लेते? इट विल बी कंपैरेटिवली इजी फॉर अस टू चार्ज टैक्स फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी, जिसका एक एग्जांपल है मिस्टर राम जेठमलानी। आप लोगों ने हो सकता है इनका नाम सुना हो, ही हैज पास्ड अवे दो, लेकिन ये बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रचलित लॉयर थे। मिस्टर राम जेठमलानी provided representational services to Tata Limited in the court of law. In this case, Tata Limited, the service receiver, will pay GST under reverse charge. Tata Limited को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब सर बात ये आती है कि यहाँ पर जैसे बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है, तो वी आर अज्यूमिंग कि सर जो ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं बाय एडवोकेट, दे शुड बी समहाउ इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट। ओके सर, लेकिन एडवोकेट सिर्फ बिजनेस एंटिटीज को थोड़े ना सर्विसेज देते हैं। एडवोकेट तो भाई भाई के बीच में जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई हो रही है तो भी वो सर्विसेज देते हैं।
किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स का मैटर है, उसमें भी वकील इन्वॉल्व होता है। तो सर इन दैट केस हु इज सपोज टू पे टैक्स, उस केस में किसको टैक्स पे करने की जरूरत है? वेरी गुड पॉइंट गाइस। तो इन दैट केस गाइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर दोस्तों एक कोई लॉयर है दोस्तों, ये दो तरीके की सर्विसेज दे रहा है। एक तो दे रहा है इन रिलेशन टू पर्सनल मैटर गाइस, जिसका कोई भी जिस इंसान को वो दे रहा है वो बिजनेस एंटिटी नहीं है। लेट्स से मिस्टर एक्स को दे रहा है, मिस्टर एक्स को दे रहा है रिगार्डिंग फैमिली डिस्प्यूट, तो इन दिस सिनेरियो गाइस आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है? व्हेन द सर्विसेज ऑफ लॉयर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू, किसको दी जा रही है गाइस? किसको दी जा रही है? टू अ बिजनेस एंटिटी। However, the same lawyer when providing services to a business entity, अगर वो business entity को सर्विस दे रहा है, तो in that scenario, in that case, let's say कंपनी के लिए कोर्ट केस लड़ रहा है दोस्तों, कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई पेटेंट को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसके लिए लड़ाई कर रहा है, तो in that case the business entity will be liable to pay tax under the reverse charge mechanism। तो पहले वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, दूसरे वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। यहां पर लग जाएगा और यहां पर नहीं लगेगा। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ एवरी केस, क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्म किया गया है उस हिसाब से यू विल हैव टू थिंक एन आंसर, सोच समझ के आंसर करेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। मूविंग ऑन। ओके सर, क्या हमें लिखना है? हाँ जी लिखना है गाइस। नाउ पिछली क्लास में तो मैंने कुछ चीजें आप लोगों को होमवर्क में करने को दे दी थी, भैया घर पे लिख लेना। हाउएवर नॉट एनी मोर, इस क्लास में ऐसा नहीं होगा गाइस। यहां पर आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, और हमें पहली 2 लाइनें पूरी लिखनी होंगी, पूरी पहली 2 लाइनें लिखनी होंगी। एग्जाम्पल इज वॉट यू नीड नॉट राइट इट डाउन। नेक्स्ट गाइस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज, ये कौन होते हैं सर? ये दोस्तों बेसिकली ये ऐसी अथॉरिटीज होती हैं, या मैं अथॉरिटी नहीं बोलूंगा, ऐसा ग्रुप होता है जिनको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज है। पूरे ये भी सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ ब्रदर सिस्टर्स टू ईच अदर। अब ये क्या कहते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाओगे, किसी भी चीज के लिए कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट टेक्स इट्स ओन टाइम, तारीख पे तारीख डलती है, फिर एविडेंसेस पेश होते हैं, फिर ये होता है वो होता है, and finally the decision is passed, which might come, let's say, after a very long period of time, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years। तो होता क्या है कि ना जो दोस्तों कोर्ट केस फाइल कर रहा है और जिसके खिलाफ कोर्ट केस फाइल हो रहा है, दोनों के पास इतना टाइम नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? लेट अस नॉट गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट में बहुत वक्त लगता है। Why don't we take services of arbitral tribunal? They are also professionals, they have extreme good knowledge of law, and हम इनसे जाके समझ लेते हैं, हम इनके सामने अपनी बातचीत रख देंगे, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ बता देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। सही बात है कि नहीं है? तो आफ्टर ऑल दोस्तों, सरकार ने कहा यार ये, मतलब उन दोनों पार्टीज ने कहा यार ये बात भी सही है, हमारे बीच में जो मतभेद है उसको क्लियर करने के लिए, द डिफरेंसेस दैट वी हैव, we can reach out to the arbitral tribunal services and they will help us out with a conclusive solution. So in that case, what actually happened, let's say there were two companies, A Limited and B Limited, fighting over a particular matter. Okay guys, तो एक कंपनी है A Limited और दूसरी कंपनी है B Limited, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, फाइट चल रही थी गाइस। तो इन्होंने डिसाइड किया कि लेट अस टेक द सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। हम किसकी सर्विसेज ले लेते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज ले लेते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज ले लेते हैं, ATS। ठीक है ना? अब बात ये आती है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, बात ये आता है कि इन्हें पैसा कौन देगा? हु इज गोना मेक पेमेंट टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? जनरली जो लूजिंग पार्टी होती है वो पैसा देती है। लेट्स से अगर 30,000 रुपीज इज व्हाट हैज टू बी पेड, लेट्स से 30,000 रुपीज पे होना है, तो अगर डिसीजन किसके फेवर में आया, लेट्स से डिसीजन आया इन फेवर ऑफ
A Limited decision is in favor of A Limited. तो इन दैट केस बेसिकली पैसा कौन देगा? पैसा देन विल बी पेड बाय द लूजिंग पार्टी बी लिमिटेड, क्योंकि जिसकी वजह से सारा झगड़ा पकड़ा हुआ, तो 30,000 विल बी पेड बाय बी लिमिटेड. तो इन दैट केस हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? द सर्विस प्रोवाइडर इज ATS, बेसिकली मीनिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है सर्विस प्रोवाइडर. एंड हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? बेसिकली द पर्सन मेकिंग द पेमेंट. सर्विस रेसिपिएंट यहां पर कौन है? बी लिमिटेड. तो हु इज सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? यहां पर क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा? हाँ जी, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा. एंड बी लिमिटेड विल बी लायबल टू पे GST. बी लिमिटेड को GST पे करना पड़ेगा सरकार को. इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट. Services supplied by an arbitral tribunal to a business entity. Next, sponsorship services. Sponsorship services, guys. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है, तो आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी सुपर डुपर अटेंटिव. ये हमारा एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, जो अमेंडमेंट आ गया था एज पर द फाइनेंस एक्ट 2024. अभी वाले 25 में नहीं आया है, पहले ही आ गया था दोस्तों थ्रू अ नोटिफिकेशन. अब इधर देखिएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म. बहुत अच्छा पॉइंट है. स्पॉन्सरशिप क्या होता है दोस्तों? कि हम किसी इवेंट को, किसी शो को हम पैसा देते हैं, तो वो शो, वो इवेंट हमारा बिजनेस प्रमोशन करता है, इसी को अपन स्पॉन्सरशिप बोलते हैं. आप लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे BCCI है हमारी, जहां पे जो इंडिया में क्रिकेट रेगुलेटरी बोर्ड है, तो वो स्पॉन्सरशिप देती है दोस्तों कि आप लोग अपने ब्रांड्स वगैरह लेकर आइए. अभी दोस्तों जैसे ड्रीम 11 चल रहा था, जो कि प्लेयर्स की टी-शर्ट पे लिखा होता था, तो ड्रीम 11 यूज्ड टू मेक पेमेंट. ड्रीम 11 पैसा देती थी BCCI को, क्योंकि ड्रीम 11 का बिजनेस प्रमोशन होता था, एडवर्टाइजमेंट होता था, टी-शर्ट पे ही इतना बड़ा बड़ा लिख कर आ रहा है ड्रीम 11. सही बात है कि नहीं है? तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज provided by any person other than a body corporate to any body corporate or partnership firm. So in that case, the body corporate, the recipient body corporate or the partnership firm will be liable to pay GST. अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं इसके अलग अलग केसेस बनाऊंगा. आई विल मेक 3 to 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, और उन केसेस पर आप लोगों को बताना पड़ेगा whether the GST shall be levied or not. केस नंबर 1, ये यहां लिख देता हूं, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट, RCM लगेगा या नहीं लगेगा? हमारा फोकस सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर होना चाहिए कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या नहीं लगेगा. ऑलराइट गाइस, केस नंबर 1 आपका आता है wherein the service provider is body corporate, recipient is also a body corporate. क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? द आंसर टू विच इज अ बिग नो, क्योंकि इन्होंने एक ही कंडीशन लगाई है सर्विस प्रोवाइडर के लिए. देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर द सर्विस प्रोवाइडर, दैट द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी एनी पर्सन other than a body corporate. Service provider cannot be a body corporate. This is the amended point. पहले यहां पे था दोस्तों, sponsorship services provided by any person to any body corporate or partnership firm. पहले ये था, लेकिन अमेंडमेंट में अब इन्होंने क्या जोड़ दिया है? That sponsorship services provided by any person other than a body corporate to any body corporate or partnership firm. ये जोड़ दिया है. तो यहां पर अब एक और कंडीशन जुड़ गई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आने के लिए कि द सर्विस प्रोवाइडर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके गाइस, केस नंबर 2 guys, service provider is other than body corporate, and the service recipient is a body corporate. सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है. यहां पर सर आपका सिनेरियो बैठ जाएगा
यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर आपका सिनेरियो बैठ जाएगा एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल अप्लाई इन दिस सिनेरियो, आरसीएम आपका अप्लाई कर जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई कर जाएगा। ऑलराइट गाइस, सर एक और केस बनाइए ना, एक और केस बनाइए। ओके, केस नंबर 3, केस नंबर 3, service provider is other than body corporate, other than body corporate, and the service recipient is also other than body corporate and partnership firm। ओहो, तो सर सर्विस प्रोवाइडर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, क्योंकि द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन द सर्विस रेसिपिएंट वाज सपोज्ड टू बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। हाउएवर इन केस नंबर 3 the service recipient is also a person other than body corporate or a partnership firm, partnership firm में LLP भी आ जाएगी, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो in that case, in that scenario guys, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई। तो एवरीबॉडी हैज टू कीप दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन माइंड कि जो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, वो अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट में बेसिकली कंपनीज आती हैं, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म विच इंक्लूड्स LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लिखिएगा गाइस, एवरीबॉडी नीड्स टू राइट इट डाउन। आप लोगों को दोस्तों पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 भी लिखना है। पॉइंट नंबर 3 में तो इतना कुछ कंटेंट है ही नहीं, पॉइंट नंबर 4 में भी ये पूरी 2 लाइनें लिखनी है। एवरीबॉडी हैज टू राइट इट डाउन एंड देन वी हेड ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस दैट फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिससे जुड़े हुए पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ चुका है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ चुका है। कैन यू एक्चुअली इमेजिन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ चुका है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ चुका है। आ जाओ भाई, एंट्री नंबर 5 पे जाएंगे हम लोग गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है वो, एंड यू गाइस आर गोना एंजॉय दैट, आप लोगों को मजा आएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट। तो आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टू राइट इट डाउन एंड देन वी हेड ऑन टू पॉइंट नंबर 5। सब लोग लिखिएगा गाइस, लिखना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग, अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं गाइस, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। आप लोगों को जब आप लोग दोस्तों फाइनली तैयारी करेंगे ना, तब आपको लगेगा यार हाँ राठी सर बिल्कुल सही कहते थे, लिखने से बहुत फायदा हुआ है, लिखने से बहुत फायदा हुआ है। आ जाओ भाई, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, और गवर्नमेंट सर्विसेज किसे दे रही है? बिजनेस एंटिटी को। तो सरकार ने कहा भैया मैं अपने हाथ जीएसटी में नहीं डालना चाहते, तो ऐसा करो ये ना आप ही संभाल लो, मतलब रेसिपिएंट विल टेक केयर ऑफ इट। जबकि सरकार तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन सरकार ने कहा हमें देश भर के और भी बहुत सारे काम हैं, तो व्हाई नॉट पुट द बर्डन ऑफ जीएसटी ऑन द बिजनेस एंटिटी। तो इधर देखिएगा गाइस, लिखना है एंड यू आल्सो हैव टू मेक दिस टेबल। तो आप लोग साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन यू गेट टाइम यू आल्सो प्रिपेयर दिस टेबल, दिस बॉक्स। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जिसमें आता है सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। एक्सक्लूडिंग, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है, कि नीचे दिए गए पॉइंट्स ए बी सी डी, एज यू कैन सी देयर आर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ये आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएंगे, ए बी सी डी। अच्छा, तो सर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज कि द पॉइंट्स दैट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कई बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नहीं, एग्जेम्पशन के लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इफ यू फॉल अंडर एग्जेम्पशन चैप्टर देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्टेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब अगर वो बोलते हैं कि 1 2 3 लाइनें लिखी कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, अदर देन, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सेप्ट के बाद लिखा है, एक्सक्लूडिंग के बाद लिखा है, इन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। तो सर इन पर फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बिल्कुल सही। तो सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। However, the following services A, B, C, D, even though it is being provided to a business entity,
ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से बाहर रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहेगा। ऑलराइट, मतलब अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसे अपन इंडियन रेलवेज बोलते हैं गाइस, अगर ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं टू अ बिजनेस एंटिटी, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी, तो इन दैट केस इट विल स्टिल फॉल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बिकॉज इट has been specifically excluded from the list of reverse charge mechanism. It has been specifically excluded from the list of reverse charge mechanism. Transport of goods and passengers guys, अब जैसे एयर इंडिया, उसमें गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा है, कुछ प्राइवेट हिस्सा है। तो अगर गवर्नमेंट के हिस्से में अगर अपन देखें तो एयर इंडिया is providing services of transporting passengers from one place to another. तो who is the service provider? Air India. Who is the recipient? Passengers. तो सरकार क्या पैसेंजर से टैक्स लेगी या एयर इंडिया से लेगी? एयर इंडिया से लेगी, क्योंकि वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं। समझ में आया गाइस? जैसे कि गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स में अगर आप गवर्नमेंट बस में चढ़ते हैं, आपको टिकट लेना पड़ता है। Who is the service provider? The government. Who is the service recipient? The passenger. तो सरकार उस पैसेंजर, लाखों करोड़ों पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, सरकार के पैसेंजर से टैक्स लेगी? नहीं। सरकार ने कहा अरे नहीं नहीं, यहां पर वी विल चार्ज टैक्स, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो सरकार ने ABCD 4 पॉइंट्स ऐसे डाले जहां सरकार को लगा कि हमारी बिल्ली हमारे से ही में आओ। मतलब दोस्तों, हम ना खुद के लिए ही एक गड्ढा खोद रहे थे, तो सरकार ने उस चीज को जल्दी से समझा और सरकार ने कहा ABCD में यहां पर द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स विल बी द गवर्नमेंट। मतलब यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें लिख दीजिए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें थोड़ा सा इसको एडिशनल बढ़ा दीजिए गाइस, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऑलराइट गाइस, क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सरकार ने ना एंट्री नंबर 5A डाल दिया। सरकार ने कहा दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अगर हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, 5 and 5A आर ब्रदर सिस्टर्स अगेन, जिसमें हम जो सर्विसेज दे रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सर क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा। आई एम गोना टेक अराउंड 20 minutes in order to get 5 and 5A into your head, so just be open minded, okay? अब मैं एक बार को रीड आउट कर देता हूं दोस्तों, इधर देखिएगा। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। Services supplied by the central government excluding the Ministry of Railways, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the GST law। अब इधर ध्यान से देखिएगा, तो पहले वाले पॉइंट में मैं अब आपको 100% क्लैरिटी देता हूं। ये जो हमारा पहला पॉइंट है ना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, मैं अब आपको एक क्लैरिटी देता हूं और बहुत मजा आएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। अब इधर देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑब्लिक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हमें डिसाइड करना है। ऑलराइट गाइस, सर्विस प्रोवाइडर पहला, स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस रेसिपिएंट is a registered person। हाँ जी गाइस, ये है सारी चीजें हैं, ये पूरा जो केसेस है दैट इज इन रिलेशन टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। नाउ द सर्विस प्रोवाइडर इज द स्टेट गवर्नमेंट, द सर्विस रेसिपिएंट इज द रजिस्टर्ड पर्सन। इन दिस सिनेरियो सर ये पहले वाले केस में तो नहीं आया,
क्यों? क्योंकि सर पहले वाले केस में आपने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तब लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तब लगेगा when the renting of immovable property happens to an unregistered person। यहां पर आपने एक एडिशनल पॉइंट जो लिखवा दिया है कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को होती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। हमने कहा ठीक है। अब एंट्री नंबर 5A पर गए, उन्होंने क्या बोला? एंट्री नंबर 5A पे गए, उन्होंने क्या बोला कि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवेज वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट है, when provided to a registered person, इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एंट्री नंबर 5 में नहीं आया, ये एंट्री नंबर 5A में आ गया और लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि ये एंट्री नंबर 5A में आ गया गाइस। ऑलराइट, तो 5 से तो बच गया था, 5 से तो बच गया था। 5 तो ये बोल रहा था कि when the renting of immovable property is being done to an unregistered person, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों सेकंड केस करते हैं। लोकल अथॉरिटी ने, LA, लोकल अथॉरिटी इज द सर्विस प्रोवाइडर, द सर्विस रेसिपिएंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर आप पहले वाले पॉइंट में देखें तो पहले वाले पॉइंट में आ जाता है सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आरसीएम में नहीं आता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आता। और 5A में भी द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड हैपन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चला जाएगा। फेयर इनफ। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि इंडियन रेलवेज है, ध्यान से देखिएगा, इंडियन रेलवेज। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये केसेस बना लेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने सर्विसेज दी है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो वो आपका पॉइंट एंट्री नंबर 5 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तभी हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की। तो एंट्री नंबर 5 से बाहर निकले, हम कहां पहुंचे? एंट्री नंबर 5A पर पहुंचे। और 5A ने क्या बोला था कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। करेक्ट। हाउएवर इसी में एक पॉइंट था कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करी गई बाय एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सक्लूडिंग द इंडियन रेलवेज, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, मैं लाइन को फिर से पढ़ता हूं, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मतलब इंडियन रेलवेज को हटा देना। इंडियन रेलवेज 5A में नहीं आएगा। इंडियन रेलवेज अगर कोई चीज देता है, गांठ बांध लो, इंडियन रेलवेज जो चीज देगा, चाहे वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई और सर्विस हो, गुड्स को ले जाने की सर्विसेज हो या आपको ले जाने की सर्विसेज हो, पैसेंजर को ले जाने की सर्विसेज हो, एवरीथिंग विल फॉल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सब कुछ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। किसमें आएगा दोस्तों? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, इवन दो दोस्तों it is being rented to a registered person. Everybody understanding my point? Everybody understanding my point? And the last scenario guys, last case ले लेते हैं, last case ले लेते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से यूनियन टेरिटरी, सर्विस प्रोवाइडर इज अ यूनियन टेरिटरी and the service recipient is a रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर वही हो जाएगा दोस्तों। वैसे हमारे सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए हैं। तो लेट्स से इफ अपन उल्टा लेते हैं, इनफैक्ट नाउ द सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट, मतलब ना सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट है, ना यूनियन टेरिटरी है, ना लोकल अथॉरिटी है।
other than government oblique local authority. And the service recipient is a registered person. Service recipient is a registered person. तो अभी तक दोस्तों हमने इस पॉइंट को पढ़ा नहीं है, ये पॉइंट आपको आगे मिलेगा। ये आपका ना तो 5 में आता है ना 5A में आता है, ना तो ये 5 में आता है ना 5A में आता है। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में ईदर इन केस ऑफ 5 और 5A इट इज द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर आप बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं दोस्तों, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्सक्लूडिंग 4 पॉइंट्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो वेयर द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हैपनिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही जाएगा। However, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो वो एंट्री नंबर 5A में कवर्ड हो जाएगा, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ऑलराइट गाइस। अच्छा सर अगर यहां पर पॉइंट नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है जी, आप बोल रहे हो तो एक और केस बना लेते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अदर देन इंडियन रेलवेज, ओके, अदर देन इंडियन रेलवेज, क्योंकि इंडियन रेलवेज के केस में तो इट इज मैंडेटरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आप तो ऐसे याद रख लीजिए। तो हमने अदर देन इंडियन रेलवेज लिख दिया है, ठीक है जी। एंड द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अरे ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया ना दोस्तों, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज नॉट एन इंडियन रेलवेज डिपार्टमेंट, और उन्होंने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो ये तो एक्सेप्शन ऑफ एंट्री नंबर 5 हो गया ना दोस्तों, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ गया गाइस, यहां पर इस वाले में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कहते हैं ठीक है राठी जी, अब मन में कोई भी दुविधा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडियन रेलवेज कोई सर्विसेज दे रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द रेसिपिएंट इज, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, इंडियन रेलवेज बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रेसिपिएंट कौन है, वो किस चीज में जाएगा, इट विल फॉल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ऑल सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑल सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल फॉल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड पॉइंट, services in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport। सर ये क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। लेट्स से T2 है, अब T2 पहली बार हवाई जहाज की टिकट बुक करी थी, ही बुक्ड एन एयरप्लेन टिकट गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही वाज ट्रैवलिंग अलोन, तो ही वाज अ लिटिल नर्वस, एंग्शियस था गाइस कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, वहां क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं है। तो T2 कैब से एयरपोर्ट पहुंचा, सामान वगैरह था काफी, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कूली कूली। वहां पे लोग देखने लगे, अरे बाप रे, यहाँ कोई कूली कूली नहीं होता है। कहते हैं एक बंदे ने बताया, भाई साहब यहाँ कुली की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो ट्रॉली ले सकते हैं। कह रहे हो मेरे को ट्रॉली नहीं खरीदनी T2 भैया ट्रॉली खरीदनी नहीं है, ट्रॉली में सामान रखो, ट्रॉली को खुद आगे पुश करते हुए ले जाओ। यहाँ पर कह रहे मैं ट्रॉली के क्यों पैसे दूंगा, कह रहे फ्री है, ले लो, ज्यादा चिल्लाओ मत। तो उसने अपना सामान उठा के ट्रॉली में रख दिया। अब अंदर जब एयरपोर्ट पे घुसा तो वहां पर दोस्तों सिक्योरिटी वाले होते हैं दोस्तों, जवान होते हैं, वो आपका चेक करते हैं भैया एयर आपकी टिकट वैलिड है कि नहीं है, आईडी से देखते हैं आपका थोपड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो करते हैं दोस्तों एंड देन दे लेट यू इन, आपको वो अंदर भेज देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसने देखा भैया कौन सी फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट है, तो इंडिगो के काउंटर पे गया और कहता है मैडम ये मेरी टिकट है, थोड़ी मदद कर दीजिए। तो मैडम ने कहा हाँ जी आप सही जगह आए हैं, लाइए बैग यहाँ पे रख दीजिए। तो उसने बैग उठा के वहां रख दिया विश्वास में। अब मैडम ने कहा आपका वेट बैग का अंडर जो लिमिट है वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैग अब आपको डायरेक्टली, लेट्स से वो दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे, अब आपको चेन्नई में मिलेगा। कहते मैडम ना 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 भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आगे लड़की ने गाना गाया है,
आप हमारे ऊपर चिंता मत करिए, हम चोर नहीं हैं। आप ये भोली सूरत पे ना, वो कहते हैं मैं भोली सूरत पे नहीं जाऊंगा, ये मेरा अगर सामान चला गया, कह रहे हैं सर सामान कहीं नहीं जाएगा और आपका नहीं, हर एक पैसेंजर का काम था, हर एक पैसेंजर का चोरी करते हो। अरे चोरी नहीं करते हैं बावड़ू, आप यहाँ पे सामान रखो, चेन्नई पे मिल जाएगा। मैडम ने गुस्से में कहा, अच्छा मैडम प्यार से भी बोल सकती थी, आप ऐसे गुस्सा क्यों करती है? अरे इतनी देर से प्यार से बोल रही थी। हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखिएगा। तो वहां पर उसे बैगेज सर्विसेज दी गई, क्योंकि बैगेज केबिन बैगेज नहीं थे, छोटे बैगेज नहीं थे, बड़े बड़ी अटैचियां थी। तो वहां पर इसे बैगेज सर्विसेज दी गई, जो कि दोस्तों वो लेकर पहुंचा। और फिर उसके बाद दोस्तों बॉडी फ्रिस्किंग होती है। आपने सामान दिया, बोर्डिंग पास आपको मिल गया, वो कहते हैं अब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाइए, जहां बॉडी फ्रिस्किंग होती है, चेक करा जाता है भैया आपके पास कोई ऐसा सामान तो नहीं है, चक्कू वक्कू टाइप, जो कि दैट कैन बी हार्मफुल टू द अदर पैसेंजर्स। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, उन्होंने क्या किया दोस्तों, वहां पर पहुंचे और जो जवान थे उन्होंने कहा ऐसे सीधे हाथ करिए, उन्होंने अपना वो करने चालू किया, ऐसे चेक करते गुलगुल। जवान ऐसे गुस्से में देख रहे, कह रहे नहीं नहीं कर दीजिए, हम पीछे भी मुड़ जाते, पीछे भी मुड़ जाते। पूरा ऐसे चेक किया दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों वो जाकर वहां पर बैठ गए। अब टीटू भाई वेट कर रहे थे कि उनका एयरक्राफ्ट आएगा और फिर वो एयरक्राफ्ट में बैठ के जाएंगे। अनाउंसमेंट हुआ कि आप अपने गेट के पास पहुंचिए, बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। गेट के पास पहुंचे तो वहां देखा कि गेट के पास तो बस खड़ी है, और टीटू भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे धोखा दिया इंडिगो वालों ने, ये तो कहते हैं एयरक्राफ्ट में लेकर जाएंगे, ये तो हमें बस में ले जा रहे हैं। भैया हमने बस के इतने पैसे थोड़े ना दिए हैं, अरे दिल्ली से चेन्नई बस में जाने में भैया 3 दिन निकल जाएंगे। लोग कह रहे हैं अरे क्या कर रहे हो? कह रहे हैं आप भी, आपको साथ भी धोखा हुआ, मैंने तो फ्लाइट की टिकट ली थी, मुझे लगा कि ये तो एयरपोर्ट है, यह तो बस स्टैंड निकला। कह रहे अरे बस स्टैंड नहीं है लाले, ये एयरपोर्ट ही है, यहां इससे बस से तुम्हें एयरक्राफ्ट तक लेकर जा रहे हैं, हवाई जहाज के पास उतार देगी बस, सिर्फ 2 मिनट ही बस में बैठना होता है, फिर हवाई जहाज में चढ़ जाना, फिर हवाई जहाज तुम्हें लेकर जाएगा। अरे राम, बहुत पोपट हो गया यार, ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया। समझे कि नहीं समझे गाइस? तो इन दिस सिनेरियो वहां पर दोस्तों उसे बस की सर्विस, क्या बोलते हैं, बस की सर्विस मिली, जिससे वो एयरक्राफ्ट तक गया। फिर एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया दोस्तों, एयरक्राफ्ट में उसे खाने पीने का भी चीजें मिली। फिर वो जब चेन्नई पहुंच गया तो चेन्नई में दोस्तों बैगेज क्लेम पे, जहां पर वो बेल्ट चलती रहती है, उस पर उसका सामान आया, उसने सामान लिया, वहां पर भी उसने ट्रॉली की सर्विसेज ली, और वो ट्रॉली की सर्विस लेके वो बाहर आया, कैब में उसने अपना सामान रखा, ट्रॉली वहीं छोड़ दिया, वो चला गया। सर इस पूरी कहानी का पॉइंट नंबर सी से क्या लेना देना था? अब मैं बताता हूं, अब मैं कनेक्ट करता हूं। क्या आप लोगों ने देखा कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जब वो एयरक्राफ्ट में बैठा और दूसरी जगह एयरक्राफ्ट से उतरा, उसके अलावा भी उसे मल्टीपल सर्विसेज दी गई थी एयरपोर्ट पर ही, हाँ या ना? उसको ट्रॉली की सर्विसेज मिली, सिक्योरिटी की सर्विसेज मिली, लाउंज की सर्विसेज मिली, जब वो वेट कर रहा था उसे बस की सर्विस मिली, अगेन अदर, जब वो वहां डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो अगेन उसे ट्रॉली की सर्विसेज मिली। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, क्या देयर आर मल्टीपल सर्विसेज जो आपको एयरपोर्ट पे प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन उसके लिए आप अलग से बार बार पैसा नहीं देते हो। बैगेज के लिए आपने मैडम को 200 रुपए दिया, सिक्योरिटी वाले की जेब में 50 रुपए रख दिए, बस वाले को 10 रुपए की टिकट दे रहे हो, नहीं। ये सारी चीजें क्या आपकी टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है? हाँ जी, विद द नेम पीएसएफ, पैसेंजर सर्विस फीस। ये क्या होती है? दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू यू ऑन द पोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा कि ये वाली सर्विसेज भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी, बिकॉज वी विल नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ एवरी पर्सन। हम क्या हर एक पैसेंजर को पकड़ के उनसे बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दो ऑन द पैसेंजर सर्विस फीस? नहीं। तो इन दिस सिनेरियो, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, सर्विसेज in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport, ये सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आती है? ये सारी चीजें आती है इन द कैटेगरी ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स।
अगर सामान या आदमी इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ये वाली चीजें भी आपकी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी। सर लेकिन जो गुड्स और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ा ना करती है, वो तो प्राइवेट लोग भी करते हैं। प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, प्राइवेट कैब्स भी चलती हैं सर, एयरलाइंस भी प्राइवेट हैं, जैसे इंडिगो इज अ प्राइवेट एयरलाइन। तो इन दैट केस वो आपका यहां पर एंट्री नंबर 5 और 5A में कवर्ड नहीं है, बिकॉज एंट्री नंबर 5 एंड 5A टॉक्स अबाउट ओनली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने इसको इंडिगो वाला एग्जांपल लेने के लिए मैंने पॉइंट नंबर सी में ये बस बताने की कोशिश थी दैट देयर आर मल्टीपल सर्विसेज व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पैसेंजर ऑन अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, और वो भी आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, चाहे वहां पर एयरलाइंस गवर्नमेंट की हो या नॉर्मल वाली हो। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आता है। तो इन दिस केस ये जो 4 केसेस हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये 4 केसेस आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो नाउ कंक्लूडिंग द एंट्री नंबर 5 एंड 5A, नाउ वी आर कंक्लूडिंग एंट्री नंबर 5 एंड 5A। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, be it the central government, state government, union territory or local authority, when provided to a business entity, अगर business entity को दिया गया तो reverse charge mechanism लगेगा। However, the following services A, B, C, D, when provided to a business entity or not, A, B, C, D, when provided to a business entity or not, it will only and only fall under the category of forward charge mechanism, जिसमें सबसे पहला था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा था सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज, तीसरा था सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, और चौथा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये 4 चीजें तो मैंडेटरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है या नहीं। अब पॉइंट नंबर ए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही अगला पॉइंट आया एंट्री नंबर 5A, और 5A ने बोला कि अगर सरकार किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ध्यान से देखिएगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ये किसी बिजनेस एंटिटी को रेंट आउट कर रहे हैं कि आप इस जमीन पर 25 साल तक अपना बिजनेस कर सकते हैं, 30 साल तक, 50 साल तक, 99 साल तक आप अपना सेटअप करिए, फैक्ट्री सेटअप करिए, आप बिजनेस करिए, उसके लिए आप हमें रेंट देते रहिएगा फॉर दीज नंबर ऑफ ईयर्स। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, बिकॉज द सर्विस प्रोवाइडर इज गवर्नमेंट, द सर्विस रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड पर्सन। हाउएवर यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट आया, जो छोटा सा टेढ़ा पॉइंट है दोस्तों। वो टेढ़ा पॉइंट क्या है? वो टेढ़ा पॉइंट ये है कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मतलब इंडियन रेलवेज है, ऑलराइट गाइस, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का दोस्तों इंडियन रेलवेज है ना, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि ये तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज इज रजिस्टर्ड और नॉट। तो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, ध्यान से देखिएगा, मैं लास्ट कंक्लूजन दे रहा हूं, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज to a registered person, reverse charge mechanism, to an unregistered person, forward charge mechanism. Services of renting of immovable property by the central government department being the Ministry of Railways, मतलब इंडियन रेलवेज अगर रेंटिंग आउट कर रही है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट विल ऑलवेज फॉल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इररिस्पेक्टिव whether the recipient is registered or not. All right guys, तो हमें ना दोस्तों बड़ा ध्यान से दोस्तों आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, आप हबड़ तबड़ में गड़बड़ नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान दीजिएगा।
द मोमेंट आप लोगों को लगा कि भैया कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उस चीज को वापस समझ लेना, छोड़ना मत। अब एंट्री नंबर 5 एंड 5A लिखिए गाइस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट इट डाउन। फटाफट इसे लिख दीजिए, फटाफट इसे लिख दीजिए। Everybody has to write it down, guys. वन मिनट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा गाइज, आप लोग फटाफट लिख सकते हैं इसे, और आप लोगों को ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। ये बॉक्स बनाइए गाइस, ये बॉक्स बनाइए फटाफट। पढ़ा, लिखा। ये 5 केसेस के थ्रू आप लोगों को वैसे भी क्लैरिटी मिल गई होगी गाइस ऑन हाउ टू गो अबाउट इट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रियली हॉट पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस। आ जाओ भाई, एंट्री नंबर 5AA, एंट्री नंबर 5AA, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस। आ जाओ। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, सर्विसेज बाय वे ऑफ renting of residential dwelling, this is a very very interesting point, to a registered person जो कि इसे एज अ बिजनेस एक्सपेंस रिफ्लेक्ट कर रहा हो। देखो भाई, अगर मैं आज अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करता हूं जो कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन अपना इसे एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहा हूं इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब इधर तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इसके भी मैं अलग अलग केसेस बनाता हूं गाइस, ओके। अब इधर देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू डिसाइड, ओके गाइस। केस नंबर 1, सबसे पहला केस बनाते हैं गाइस। केस नंबर 1, सर्विस प्रोवाइडर एक दोस्तों नॉर्मल इंसान है, यहां पर मैं लिख देता हूं T2। सर्विस रेसिपिएंट इज कीकू, कीकू, ध्यान से देखिएगा, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, कीकू है। और यहां पर जो प्रॉपर्टी दी गई, यहां पर जो प्रॉपर्टी दी गई बाय T2 टू कीकू, ये एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है गाइस, ये एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें कीकू अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, कीकू इज स्टेइंग विद फैमिली। तो आप मुझे ये बताओ, एवरीबडी हैज टू थिंक एंड लॉजिकली आंसर मी, जो कीकू रेंट पे कर रहा है, जो कीकू यहां पर रेंट पे कर रहा है, क्या वो रेंट दोस्तों वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा सकता है? मैं तो बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इज ऑल इनकम एंड गेन्स? मैं तो बहुत बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। नहीं सर, बिकॉज कीकू इज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन दिस प्रॉपर्टी, कीकू प्रॉपर्टी में फैमिली के साथ रह रहा है, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस ओनली, एंड द रेंट यहां पर जो है ये तो सर पर्सनल नेचर का हो गया। और पर्सनल नेचर का कब से हम पीएनएल के डेबिट में लिखने लगे? पर्सनल नेचर तो ड्राइंग्स होता है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपने नहीं लिखा होगा। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या होगा? एवरीबडी हैज टू आंसर मी, आपने पीएनएल के डेबिट साइड में नहीं लिखा होगा, तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? द आंसर टू विच इज नो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई इन दिस सिनेरियो। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये आपका चैप्टर नंबर 5 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस
एज लॉन्ग एज ये बिजनेस एक्सपेंस की तरह नहीं है, ये बिजनेस से इसका कोई रिलेट नहीं है, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। चैप्टर नंबर 5 में आप सीखेंगे। अब आता है केस नंबर 2 गाइस, द सेकेंड केस नंबर 2। यहां पर सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रेसिपिएंट को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रॉपर्टी रेंट पे दिए। ये एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगेन दिस इज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन मिस्टर बी दोस्तों इसमें अपना, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी में अपना कोचिंग सेंटर खोल रखा है, छोटा सा कोचिंग सेंटर, जहां वो शाम को दोस्तों बच्चों को पढ़ाते हैं। कोचिंग सेंटर खोल रखा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, अगर इन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, सो ये जो मेरे को रेंट पे करेंगे, द अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय बी टू ए, द अमाउंट ऑफ रेंट, यहां पर भी रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या इस रेंट को वो अपना बिजनेस का एक्सपेंस दिखाएंगे? हाँ जी। क्या वो रेंट को अपना बिजनेस का एक्सपेंस दिखाएंगे? क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंस बन गया? हाँ जी, बिल्कुल बन गया। ये वाला आपका आएगा दोस्तों अंडर एंट्री नंबर 5A, जहां पे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी एंट्री नंबर 5A में नहीं आती है। यहां मैंने अपनी दुकान या मैंने अपना वेयरहाउस या अपनी शॉप या दोस्तों मैंने अपना कोई कोचिंग सेंटर रेंट पे नहीं दिया है। ऑलराइट गाइस, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, क्या ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा? द आंसर टू विच इज यस, ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, आरसीएम में आएगा। पता नहीं आज बार बार ये दिक्कत क्यों दे रहा है यार। भाई ऐसे परेशान मत कर यार, बच्चे बहुत मेहनत से आते हैं पढ़ाई करने, जबकि लॉकडाउन भी है, बार बार आता है। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये वाला पॉइंट। हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई। अब मैं पढ़ता हूं इसे फिर से, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। केस स्टडी, हमारे दो जो केस स्टडी थे उससे क्लैरिटी मिल गई कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अच्छा, यहां पर कोई गवर्नमेंट वाली बात नहीं है कि जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए वो दैट शुड बी बाय गवर्नमेंट। नो 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 नो, कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। Services supplied by way of renting of residential dwelling to a registered person, to a person registered under the CGST Act, provided such registered person is showing the rent paid by him as a business expense। वो अपना पीएनएल के डेबिट में वो खर्चा दिखाना चाहिए। अब एग्जाम्पल करते हैं गाइस, और ये लिखना है आपको, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच रिलेट्स टू रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हुई तो वो एंट्री नंबर 5AB में जा रही है। रेंटिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा। तो ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट करेंगे और इसका एग्जांपल करते हैं। मिस्टर खत्री has let out 3 residential units to Messrs. Hanuman Traders, a registered person under GST, which is given to the employees for residential purposes। अब इन्होंने क्या किया, खत्री भाई के पास 3 रेसिडेंशियल यूनिट्स थी जो उन्होंने रेंट आउट करी एक हनुमान ट्रेडर्स करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें। हनुमान ट्रेडर्स ने अपने जो सीनियर लेवल एम्प्लॉइज है ना, उनको ये दे दी। जैसे अपन सैलरी चैप्टर जो इनकम टैक्स होता है उसमें पढ़ते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर द्वारा घर मिल रहा है, तो इजंट दैट अ बेनिफिट? हाँ जी। तो मिस्टर खत्री हैज लेट आउट 3 रेसिडेंशियल यूनिट्स टू मेसर्स हनुमान ट्रेडर्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, which is given to the employees, जो employees को दिया गया है for residential purpose, as it is let out to a registered person and it is a business expense for Mr. Hanuman Traders। क्या हनुमान ट्रेडर्स जो मिस्टर खत्री को रेंट पे करेंगे वो अपने पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे? हाँ जी, क्योंकि दिस
property is rented by Hanuman Traders for their employees, and any expenses which is done for their employees is a business expense. It will fall under reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism लग जाएगा, and Mrs. Hanuman Traders will be liable to pay GST. Hanuman Traders को GST पे करना पड़ेगा. All right, guys, everyone clear about it? सबको समझ में आया guys? आ जाओ भाई, next point. Services by way of renting of. Services by way of renting of any immovable property other than residential dwelling. Other than residential dwelling मतलब यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जा रहा है. तो सरकार ने कहा इन केस ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इफ द सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. If the service provider is unregistered and the service recipient is registered, then reverse charge mechanism. इधर देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके भी कुछ केसेस बनाऊंगा. Services by way of renting of any immovable property other than a residential dwelling, मतलब ये शॉप कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है गाइस. By an unregistered person to a person registered under the CGST Act 2017. तो इसके अलग अलग केसेस बनाते हैं गाइस. The more cases we make, the better it becomes for us to understand. तो यहां पर दोस्तों रेंटिंग ऑफ शॉप्स की बात हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है ना. इन ऑल द केसेस इट इज रेंटिंग ऑफ शॉप्स. तो मैं यहां लिखता हूं सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट. आपको ये बताना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी को कोई एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है. अब इधर देखेंगे गाइस, सबसे पहला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, सर्विस रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है. रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है. मुझे बताइए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब लगता है व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड व्हेन प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. तो ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा, ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, बिकॉज द सर्विस प्रोवाइडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. सेकेंड सिनेरियो गाइस, केस नंबर 2 पर चलते हैं. व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन and the service recipient is a registered person. Sir, this is what we were talking about in entry number 5AB. 5AB में इस वाले पॉइंट की चर्चा हो रही थी, and therefore ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा, wherein the service provider is an unregistered person and service recipient is a registered person. Third scenario, service provider is a registered person. Service provider is a registered person, guys, registered person, and service recipient is an unregistered person. Service recipient is an unregistered person. Reboot करना पड़ेगा सिस्टम को, ऐसा लगता है, पर चलो यहां तक तो पढ़े. Service recipient is an unregistered person. In this scenario क्या होगा guys? What is gonna happen in this case? खटाखट बताइए. सर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ओके. एंड फोर्थ सिनेरियो गाइस, आखिरी केस, ये एक अच्छा केस है गाइस, अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बोथ आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इन दिस केस नो जीएसटी. गाइस सेक्शन 71A मत भूलाना, सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर का, सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर का मत भूलाना. देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो नहीं लगेगा बिकॉज द सर्विस रेसिपिएंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता तो सेक्शन 9(3) में आ जाता और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रेसिपिएंट के ऊपर डाल देते एज इन केस नंबर 2. हाउएवर इन केस नंबर 4 बिकॉज बोथ आर अनरजिस्टर्ड, दोनों के दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, इस वजह से क्या हुआ होगा गाइस, जीएसटी लगेगा ही नहीं ट्रांजैक्शन पर. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता नहीं और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा नहीं. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आने के लिए जो सप्लायर होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द जीएसटी लॉ, एंड दैट इज वन ऑफ द प्री कंडीशन. तो ये तो सप्लाई ही नहीं हुई ट्रांजैक्शन की. एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई. नेक्स्ट
सर्विसेज बाय डायरेक्टर, ये भी अच्छा पॉइंट है दोस्तों। सर्विसेज बाय डायरेक्टर, हाँ जी, अगर डायरेक्टर कोई सर्विसेज देता है तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस क्या होगा? तो डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज देता है, करेक्ट। अब यहां पर कंफ्यूजन जो अराइज होता है उसको मैं यहां पे क्लियर करता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी चर्चा दोस्तों हमारी सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में भी हुई थी, जब मैं शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट पढ़ा रहा था और वहां पे भी डायरेक्टर की बात उठी थी। तब मैंने आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट गाइस यहां पर मैं आगे उसको आगे बढ़ाता हूं। अब इधर देखिएगा, एंट्री नंबर 6 में क्या बोला गया कि अगर डायरेक्टर सर्विसेज देता है जिसके लिए कंपनी डायरेक्टर को पेमेंट करती है। अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर को जो कंपनी द्वारा पेमेंट करी जाती है वो एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करी गई या एज अ प्रोफेशनल करी गई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न। अगर हमें ये पता चल गया कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय द्वारा करी गई है, मतलब दैट इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, तो इन दैट केस ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा, ये आपका शेड्यूल 3 में आएगा, नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। इट विल बी नीदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड देयरफॉर जीएसटी नहीं लगेगा। However, अगर डायरेक्टर को जो पेमेंट मिली है दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ सैलरी, दैट इज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल फीस, तो इन दैट केस जो डायरेक्टर को पैसा मिला है, जो डायरेक्टर को पैसा मिला है दोस्तों, वो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। एंड इन दिस सिनेरियो द रेसिपिएंट, द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में भी, जो कंपनी होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, जो डायरेक्टर को पैसा दे रही है सिटिंग फीस के नाम से, they will be the person liable to pay GST. ऑलराइट, तो मैं यहां पर एक क्लैरिटी दे देता हूं, ये जो डायरेक्टर है नॉट एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय की तरह हुआ तो दोस्तों वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा, वो शेड्यूल 3 में चला जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में। अब इसके भी एक दो केसेस बना लेते हैं गाइस यहीं पे छोटे छोटे। अगर ये है मिस्टर ए, ये डायरेक्टर हैं गाइस, एंड इनको सिटिंग फीस मिली है 40,000 रुपीज की, और क्वेश्चन में बोला गया है कि टीडीएस अंडर सेक्शन, ध्यान से देखिएगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194J हैज बीन डिडक्टेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब 194J आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे। वो बोलता है दोस्तों कि प्रोफेशनल सर्विसेज पर कटता है, प्रोफेशनल सर्विसेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो 40,000 की पेमेंट करी गई है दैट इज नॉट डन अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वो प्रोफेशनल सर्विसेज की तरह दी गई है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोना हैपन, क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज एप्लीकेबल, आरसीएम आपका अप्लाई कर जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई कर जाएगा। ऑलराइट गाइस, यहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई कर जाएगा। अब एक और एग्जांपल बनाता हूं दोस्तों, मिस्टर बी, इनको भी दोस्तों रेम्यूनरेशन मिली 80,000 रुपीस की, लेकिन इस पे टीडीएस कटा है, टीडीएस अंडर सेक्शन 192 जो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और 192 वाला होता है दोस्तों आपका सैलरी वाला। तो ये आपको हिंट दे रहे हैं कि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, और क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, ये वाला सिनेरियो आपका शेड्यूल 3 में चला गया, शेड्यूल 3 में चला गया, नेगेटिव लिस्ट में, नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3 में चला गया, नेगेटिव लिस्ट, नो जीएसटी। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? अब इससे भी जुड़ी हुई एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आई, पहले अपन पढ़ लेते हैं गाइस। कहते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। क्लैरिफिकेशन क्या है दोस्तों, कहते हैं टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी such as renting of immovable property to the company or body corporate is not payable under RCM, या वो is not falling under entry number 6।
अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। थोड़ा सा ना मैटर ऑफ कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। एंट्री नंबर 6 में यह बताया गया कि सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है। लेकिन अगर डायरेक्टर कोई सर्विसेज देता है विच इज अदर देन द सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टर का क्या काम होता है भाई? मीटिंग्स में बैठ के डिसीजन ले फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द कंपनी, करेक्ट? तो अगर आप डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहे हो एज अ डायरेक्टर फॉर विच यू आर बीइंग पेड बाय द कंपनी एंड उस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। अगर आप कंपनी को कोई सर्विसेज दे रहे हो एज अ पर्सन अदर देन अ डायरेक्टर, आपने मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर हो, लेकिन जो अब आप सर्विसेज दे रहे हो वो एज अ डायरेक्टर नहीं दे रहे हो, वो तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो। लेट्स से द कंपनी वाज लुकिंग आउट फॉर अ प्रॉपर्टी, कि हमें एक प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए। डायरेक्टर ने कहा अरे इस एरिया में तो मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लेट अस जस्ट हैव अ लुक, अगर ये फीजिबल हो तो मैं कंपनी को रेंट पे देने के लिए तैयार हूं। तो यहां पे जो डायरेक्टर है वो एज अ डायरेक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा है, वो एज अ लैंडलॉर्ड सर्विसेज दे रहा है। तो इन दैट केस क्लैरिफिकेशन आई कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज देता है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो वो एंट्री नंबर 6 में ना आते हुए हो सकता है एंट्री नंबर 5AA में आ जाए, लेकिन 5AA में क्या होना चाहिए? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए। अच्छा सर चलो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, दुकान है, तो 5AB में आ जाए। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है गाइस। दिस इज अ टोटल, मतलब इस पर हम सीबीआईसी की या इंस्टीट्यूट की तरफ से और क्लैरिटी जानना चाहेंगे गाइस, क्योंकि यहां पर अगर वो एज अ डायरेक्टर नहीं है राठी जी, तो हम तो यही मान रहे हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो मतलब वो 5AB भी चेक किया जा सकता है ना उसके ऊपर, बिकॉज ही इज रेंटिंग आउट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही इज रेंटिंग आउट ए शॉप टू एन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इन दैट केस 5AB लगना चाहिए, जिस पर अभी सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। इंस्टीट्यूट की तरफ से जैसी क्लैरिटी आएगी आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा। मिस्टर रतन टाटा, डायरेक्टर ऑफ टाटा लिमिटेड, provides the office owned by him on rent to Tata Limited. ठीक है जी। In this case, Tata Limited will not have to pay GST under reverse charge as the office is personally owned by the director. Only the services provided by a director as a director falls under reverse charge mechanism. However, इस केस में अगर ध्यान से देखिएगा, रतन टाटा जी अगर खुद रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, और कंपनी तो रजिस्टर्ड है ही है, टाटा लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर वो खुद रजिस्टर्ड होंगे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंट्री नंबर 5AB भी नहीं लगेगा, क्योंकि एंट्री नंबर 5AB कब लगता है? जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। लेकिन अगर रतन टाटा जी रजिस्टर्ड नहीं थे अंडर द जीएसटी लॉ, let's say if Mr. Ratan Tata ji was not registered under the GST law, in that case, in that scenario guys, क्या 5AB लग सकता है? लग सकता है गाइस, बिल्कुल लग सकता है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो मैं इस चीज पर दोस्तों और एक डिटेल स्टडी करके हो सकता है अगली क्लास में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दूं। एज ऑफ नाउ अपन उसे 5AB में डाल सकते हैं। ओके, लेकिन सर बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे सकता है। बिल्कुल, जैसे कि डायरेक्टर के पास 3-4 गाड़ियां थी, कंपनी को 2 गाड़ी रेंट पे उठानी थी, तो कंपनी ने क्या करा, डायरेक्टर की गाड़ी दोस्तों ऑन रेंट ले ली। कंपनी ने क्या करा? डायरेक्टर की गाड़ी ऑन रेंट ले ली। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, फिर क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? द आंसर टू विच इज नो, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? सबको क्या समझ में आया ना एवरीबॉडी? क्योंकि वहां पर दोस्तों, वहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो डायरेक्टर ने सर्विस दी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दी है टू द कंपनी, उसमें एज अ डायरेक्टर सर्विसेज नहीं दी है।
सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट, ये तो दोस्तों हम लोगों ने करा ही था इन द प्रीसीडिंग सेशन। सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज देता है इंश्योरेंस बिजनेस को। इसी एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया था कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एजेंट्स and it was becoming extremely difficult for the company for the government to collect taxes from the insurance agent, and therefore they have put that into the reverse charge mechanism, जहां पर सरकार इंश्योरेंस कंपनी से टैक्स लेगी, ना कि इंश्योरेंस एजेंट से। तो एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन गाइस, एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन। आप लोगों ने कहां तक लिख लिया था गाइस? 5AA तक लिख लिया था। अब हमें दोस्तों 5AB और एंट्री नंबर 6 लिखना है, फिर एंट्री नंबर 7 भी लिखेंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट गाइस। ये वाली एंट्री लिखिए, ये वाली यहां से यहां लिखिए गाइस, ये पूरा लिखना है। ये क्लैरिफिकेशन भी लिखना है गाइस, क्लैरिफिकेशन भी लिखना है। लिखा गाइस? डन। 7th पॉइंट और लिख लीजिएगा गाइस साथ साथ, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट। लिखिए 2 मिनट्स गाइस, आप लोगों को 2 मिनट देता हूं। आई विल जस्ट गेट सम वाटर फॉर माई सेल्फ एंड देन वील कंटिन्यू। 2 मिनट दीजिएगा गाइस।
Yes, guys, done. लिखा guys. वो ही निकल रहा. हाँ जी. Moving on. सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस. रिकवरी एजेंट कौन होते हैं दोस्तों? सर आप ही बताइए. गुंडे. गुंडे कह रहे क्या? गुंडों को भी जीएसटी लॉ में कवर अप किया गया? नहीं. रिकवरी एजेंट इज बेसिकली, मैंने आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए कोशिश करी. गुंडे मतलब ये बैंक्स हायर करते हैं, बैंक लोन देते हैं लोगों को. अब हर एक इंसान तो लोन टाइम से टाइम पेमेंट नहीं करता, तो बैंक क्या करती है? उन गुंडों को हायर करती है, कह रहे जाओ पैसा निकलवाओ, जाओ पैसा निकलवाओ, और इनसे टाइम पैसा निकलना चाहिए. ये टाइम से टाइम अब पैसा नहीं दे रहे, तो रिकवरी एजेंट को इसके बदले में क्या मिलता है? कमीशन मिलता है. दे गेट पेड. एंड बिकॉज यहां पर सरकार ने कहा कि इन गुंडों के मुंह हम भी नहीं लगेंगे, हम उनको पकड़ेंगे जो इन गुंडों को पैसा दे रहे हैं. तो बेसिकली बैंक्स क्या करती है? बैंक्स लोन देती है अलग अलग लोगों को, लेकिन एवरीबडी डज नॉट मेक द पेमेंट इन टाइम. एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द पेमेंट इज रियलाइज्ड, पेमेंट टाइम से टाइम निकलनी चाहिए, इसलिए उन गुंडों को हायर किया जाता है, सो दैट वो उन लोगों को जाके पकड़ सके, उनसे बोले भैया पैसे दो, नहीं तो तुम्हें उठा के पिटाई करेंगे. बेसिकली पिटाई करेंगे मतलब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. तो ये लीगल टीम होती है दोस्तों एक. ऑलराइट गाइस. जहां पर ये धमकियां देते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो कोर्ट में सू कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो गाड़ी उठा लेंगे. समझ में आया गाइस? तो ये जो रिकवरी एजेंट सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड टू बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, यहां पर दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वेयर इन द बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी विल बी लायबल टू पे जीएसटी. अब हमारी इंस्टीट्यूट हमें कैसे कंफ्यूज करती है? कहते हैं राम ट्रेडर्स. ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे? राम ट्रेडर्स. इन्होंने हायर किया है, इन्होंने हायर किए हैं रिकवरी एजेंट्स. कौन हायर करे? रिकवरी एजेंट्स हायर करें, सो दैट ये अपने क्लाइंट से पैसे निकलवा सके. रिकवरी एजेंट्स किसके पास जाते हैं? राम ट्रेडर्स के क्लाइंट्स के पास जाते हैं, जिनको राम ट्रेडर्स ने सामान बेचा होता है, कि ये क्लाइंट्स राम ट्रेडर्स को टाइम से टाइम पैसा दे सके, इसीलिए द रिकवरी एजेंट्स हैव बीन हायर्ड. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है? क्या यहां पर आरसीएम है? यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, बिकॉज द सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट when provided to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company. मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी कौन होते हैं? जिनका काम ही लोन देना होता है, ये वो लोग हैं, उनको रिकवरी एजेंट के द्वारा दी गई सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है. दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा. एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय आर्टिस्ट. अगर आर्टिस्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे कि दोस्तों एक मूवी बनती है, अब नॉर्मली सोचो एक मूवी बन रही है, ओके, और एक मूवी में हजारों लोग काम करते हैं. कोई स्पॉट बॉय होता है, कोई कोरियोग्राफर होता है, कोई फोटोग्राफर होता है, कोई एक्टर होता है. लेकिन मूवी में पैसा कौन लगाता है? डायरेक्टर नहीं, एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर्स. हाँ, कई बार आजकल तो दोस्तों बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वही प्रोड्यूसर्स भी बन गए, लेकिन अपन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मूवी में जो पैसा लगा रहा है, जो पैसा देने वाला इंसान है, वो कौन है? वो कौन है दोस्तों? प्रोड्यूसर. नाउ बात आती है दोस्तों कि सरकार ने देखा हजारों लोग उस प्रोड्यूसर को सर्विसेज देते हैं. कोई कोरियोग्राफर है, कोई दोस्तों डिलीवरी बॉय है, या कोई भी है दोस्तों, कोई ऐसे छाता लेके खड़ा है, कोई सा भी इंसान हो, हर एक इंसान को पैसा मिलता है ना दोस्तों, हर एक इंसान को पैसा मिलता है ना. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस इट हैज बीन क्लैरिफाइड. सरकार ने कहा हम उन इतने सारे लोगों को पकड़े. पता चले मोदी जी उस छाते वाले के पास गए, कह रहे अच्छा कौन सी मैडम आके बैठती हैं? कह रहे अरे क्या पता है ऐश्वर्या राय जी आएंगी, अभी बैठेंगी, उनके वो छाता लेके खड़ा रहना. कह रहे अच्छा लाओ जब तक जीएसटी दे दो. उन्होंने मोदी जी को छाता पकड़ाया, बंदा ही भाग गया. मुझे बताइए दोस्तों,
बंदा क्यों भाग गया? क्योंकि बंदे ने कहा भैया मेरे को जीएसटी से क्या लेना देना, मैं छाता पकड़ने वाला हूं, मेरा कौन सा 20 लाख से ज्यादा का छाता है, मैं कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता हूं। और ऐसे हर एक इंसान, मोदी जी कोरियोग्राफर के पास गया, वो डांस कर रहा था, तन 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 तन, एक दो उसने मोदी जी के पीठ पे मार दिया ऐसे, ठक ठक ठक, मोदी जी धक्का खा के आगे गिर रहे। तो सरकार ने कहा अरे भैया इनसे इनसे टैक्स पकड़वाना बहुत मुश्किल है, कोई छाता पकड़ा जाता है, किसी के साथ डांस करना पड़ रहा है, तो भैया ना 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 ना, इनके साथ जीएसटी लेना बहुत ही मुश्किल है। किसको पकड़ा दोस्तों? प्रोड्यूसर को। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, द प्रोड्यूसर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। तो कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic work to a music company or producer or the like। बेसिकली जो होल्ड करता है टाइटल टू द मूवी, होल्ड करता है टाइटल टू द म्यूजिक सीरीज, होल्ड करता है टाइटल टू एनी ऑफ दी सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए आर रहमान, अ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, ट्रांसफर द कॉपीराइट ऑफ हिज म्यूजिक टू टी सीरीज। टी सीरीज कौन है? एक म्यूजिक कंपनी है। इन दिस सिनेरियो टी सीरीज विल हैव टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज। टी सीरीज को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर द रिवर्स चार्ज। ऑलराइट, आ जाओ भाई नेक्स्ट, सर्विसेज बाय ऑथर्स। सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना, थक गए हैं। अरे कैसी बातें करते हो, कब थक गए बेटा? अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है सर, प्लीज। अच्छा चलो लास्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय ऑथर्स। आ जाओ, अपन कोशिश करेंगे दोस्तों, मेरा एम था दोस्तों कि हम लोग 13 पॉइंट तक कवर अप कर लें, लेकिन चलो जितना भी हो जाएगा इस, अदरवाइज कल काफी करना पड़ेगा सर। कल काफी कर लेंगे ना, आज यहीं तक छोड़ दीजिए, बच्चों पे रिहाई दीजिए राठी जी। आज काफी लंबा चौड़े प्रोविजंस हो गए हैं, तो ऑथर वाला कराऊं या नहीं करवाऊं? सर अवॉइड करिए ऑथर वाला भी, रहने दीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी चलो आज काफी हो गया है, तो आज यहीं तक करते हैं गाइज। या चलो 9 और 9A ये दोनों दोस्तों एक ही पॉइंट के उसके हैं, तो अपन ऑथर वाला कर लेते हैं, ऑथर वाला कर लेते हैं, इसे मत मना करो। ठीक है राठी जी, फ्यू सो फोर्स। हाँ जी गाइज, ऑथर सर्विसेज देता है किसे? पब्लिशर को। ऑथर राइट्स देता है दोस्तों, जैसे अगर आज मैं बुक छापता हूं, सॉरी मैं बुक लिखता हूं, चाहे मैं टैक्स की बुक लिखता हूं तो मैं अभी भी ऑथर ही ना गाइस। अब मैं एक पब्लिशर को राइट्स देता हूं, उनको अपनी बुक्स के सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता हूं, जिसके थ्रू पब्लिशर उनको छाप के मार्केट में बेचता है। पब्लिशर मुझे क्या देता है? मुझे वो रॉयल्टी देता है, क्योंकि जब मार्केट में पब्लिशर बेचता है तो पब्लिशर को पैसा मिलता है उस चीज का। ऑलराइट गाइस, तो इन दिस सिनेरियो ऑथर को क्या मिलता है? ऑथर को रॉयल्टी मिलती है। ऑथर को क्या मिलती है? रॉयल्टी। ओके गाइस, जिसे अपन नॉर्मली दोस्तों कॉपीराइट्स नहीं बोलते हैं, कि एक जो ऑथर होता है वो अपने बुक्स के क्या करवाता है? कॉपीराइट्स करवाता है, कि बुक सेम छापी ना जा सके। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस सरकार ने क्या बोला? कहते हैं सर्विसेज बाय एन ऑथर by way of transfer of permitting the use of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary works to a publisher, तो हु इज सपोज टू पे टैक्स? अब दोस्तों ये पब्लिशर क्या सिर्फ मेरी किताबें छाप रहा होगा? नहीं, ये तो हजारों अलग अलग ऑथर्स की किताबें छाप रहा होगा, और ये पब्लिशर ऑथर्स को क्या पे करता है? रॉयल्टी पे करता है। तो इन दैट केस जीएसटी विल बी पेड बाय द पब्लिशर ऑन सच रॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। हाउएवर अगेन, मैं तो एक छोटा ऑथर निकला, तो मेरे को तो जीएसटी से कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, तो उस केस में तो चलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन ऑथर्स भी काफी बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो ऑथर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑथर्स वर नॉट कलेक्टिंग टैक्स। सेम लाइक जीटीए वाला सिनेरियो, जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आईटीसी नहीं मिल रहा था, तो याद है पिछले सेशन में एक बिल्कुल सूट बूट में जीटीए वाला पहुंचा था, जिसने बोला था भैया मेरे तो अंडर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, आप क्या जीएसटी की बात करते हैं, हम सब संभाल लेंगे। लाइकवाइज ऑथर्स को भी ऑप्शन दे दिया गया। तो इन एंट्री नंबर 9A यहां पर ऑप्शन दिया गया है,
जहां पर ऑप्शन दिया गया है वहीं पर दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करी जाएगी। यहां पर एंट्री नंबर 9 में कोई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्टर कहता है प्रोड्यूसर से नहीं मैं ही जीएसटी पे कर दूंगा। नहीं नहीं, डायरेक्टर भी एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है फॉर द कंपनी और डायरेक्टर को पैसे मिलते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। रिकवरी एजेंट व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रिकवरी एजेंट कहता है बैंकिंग कंपनी को कि मैं जाके जीएसटी पे कर दूंगा। नहीं, यहां पर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपको पहले वाले पॉइंट में मिला, एंट्री नंबर 1 में मिला और एंट्री नंबर 9A में यहां नजर आ रहा है। बाकी अभी तक आपको कहीं पर भी ऑप्शन नजर नहीं आया। हाँ, कई जगह ऐसे थी जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग रहा था, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। याद आ रहा है जो अपन ने इतनी बात ऊपर डिस्कस करी, एंट्री नंबर 5 का एक्सेप्शन था। ऑलराइट गाइस, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन में तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, अनरजिस्टर्ड पर्सन में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था। तो वहां पर वो पॉइंट अलग है। यहां पर एंट्री नंबर 9A में however an author can choose to pay tax under forward charge mechanism if he has taken registration under the CGST Act and filed a declaration in prescribed form that he exercises to pay tax under forward charge mechanism। उसने रजिस्ट्रेशन लिया और डिक्लेरेशन फाइल करिए कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाऊंगा। दूसरा, he shall not withdraw the said option within a period of 1 year। 1 साल तक आपको मैंडेटरी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 2 महीने बाद लगा रहे अरे यार जीएसटी में तो बहुत काम करना पड़ता है, चलो भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही चलते। नहीं। एंड लास्ट, he makes a declaration on the invoice। जब वो इनवॉइस रेज करेगा टू द पब्लिशर, क्योंकि ऑथर अपना पैसा मांगेगा ना, he makes a declaration on the invoice issued by him in the prescribed form to the publisher। डिक्लेरेशन देगा इनवॉइस पे कि भैया the tax on this transaction will be paid under the forward charge mechanism एंड पब्लिशर भैया आपको जाके सरकार को अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स हमें ही दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ नहीं तो ऑलराइट। तो ऑथर के केस में द पब्लिशर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाउएवर ऑथर को ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करेंगे फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड आप अपने इनवॉइस पे डिक्लेयर करेंगे कि ये वाला ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है एंड द रेसिपिएंट इज नॉट सपोज्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इन दिस केस। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें लिखना है सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट वाला पॉइंट लिखिए, ये वाला लिखिए गाइस। और एंट्री नंबर 9 एंड 9A मैं आपको होमवर्क में लिखने के लिए दूंगा। दिस इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स। ऑलराइट, लिखिए गाइस, लिखना बहुत जरूरी है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग इट डाउन, दे विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर। जब दोस्तों उनको ना क्या बोलते हैं लिखने की बारी आएगी, एग्जाम हॉल में जाएंगे ना और वो लिखने की अभी आदत नहीं है, तो तब बहुत परेशान होंगे वो। तब कहेंगे राठी जी आप सही कहते थे, लिखने से काम बन जाता था, अब नहीं लिख रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है। Alright guys, entry number 9 and 9A is what you will have to write it down at home, जिसमें आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। Now we will have a quick recap guys, quick recap करते हैं guys जो हम लोगों ने आज पढ़ा। ऑलराइट, एंट्री नंबर 2 से एंट्री नंबर 9A तक पहुंचे हैं। सबसे पहले लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। However, if the legal services are provided in personal capacity, personal nature की and provided to a non-business entity, reverse charge mechanism नहीं लगेगा। आप इसे चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, इसे exempt करा गया है। Likewise, arbitral tribunal services to a business entity, reverse charge mechanism लगेगा। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, इसे एग्जेम्प्ट करा हुआ है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, इसमें अमेंडमेंट आया गया। Sponsorship services when provided by a person other than a body corporate to any body corporate or partnership firm, in that case, in that scenario, reverse charge mechanism लगेगा, wherein both the service provider and the service recipient are body corporate, forward charge mechanism, forward charge mechanism, reverse charge नहीं लगेगा। It is only when the service provider is a person other than body corporate and the recipient is a body corporate or a partnership firm, तो ही reverse charge mechanism है। केस नंबर 3 दोस्तों जो यहां पर किया, अगर दोनों ही अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हैं,
तो इन दैट सिनेरियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा. Now comes the most important point and the point in which we actually took the longest time period to understand. Services by government to business entity reverse charge mechanism. There are hundreds of services that the government provide. So if the services are provided by the government to a business entity, reverse charge mechanism, excluding renting of immovable property to unregistered person, services by the Department of Posts and Ministry of Railways, services in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport, and transportation of goods and passengers. इन चारों केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. अभी तक एंट्री नंबर 5 खत्म. एंट्री नंबर 5 क्या बोलती है? अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. हाउएवर दीज 4 सर्विसेज विल ऑलवेज फॉल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक्सक्लूडिंग ABCD. पहला, renting of immovable property to unregistered person. दूसरा, services by the Department of Posts and Ministry of Railways, Indian Railways. तीसरा, services in relation to an aircraft or vessel inside or outside the precincts of a port or an airport, या transportation of goods and passengers. फिर एंट्री नंबर 5A पर पहुंचे तो उन्होंने कहा services by government excluding the Ministry of Railways by way of renting of immovable property. तो अगर गवर्नमेंट immovable property को रेंट आउट कर रही है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. हाउएवर इसमें उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बाहर कर दिया. वो क्या था? इंडियन रेलवेज. तो अगर आप इंडियन रेलवेज रेंट आउट कर रही है तो इट विल ऑलवेज फॉल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. नेक्स्ट, अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हो रही है, आपने, अब यहां पे सरकारी वाला बात खत्म हो गया, अब एक नॉर्मल इंसान की बात हो गई है. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो और सामने वाला इसे अपने बिजनेस में यूज करता है, आपने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करी और सामने वाले ने कोचिंग सेंटर खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक खोल लिया, या जो भी काम कर रहा है वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है और उसका जो रेंट पे कर रहा है वो अपने P&L के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस दिखा रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, wherein the registered recipient will be liable to pay GST. Next, services by way of renting of any immovable property other than residential dwelling. मतलब services by way of renting of commercial property. अगर आप commercial property को rent out कर रहे हो to an मतलब commercial property is being rented out by an unregistered person to a registered person, तो reverse charge mechanism लगेगा. Services by director. अगर डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है दोस्तों, तो अगर वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना. सर्विसेज मतलब बाय ये ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, हु इज नॉट एन एम्प्लॉय. तो इन दिस सिनेरियो द अमाउंट पेड बाय द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट एज टू द डायरेक्टर विल फॉल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इस चीज में सरकार ने क्लैरिटी दी कि भैया जो ये डायरेक्टर सर्विसेज हैं, ये हम डायरेक्टर सर्विसेज को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल रहे हैं. Not every service given by director in his personal capacity, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगी. इस चीज पर क्लैरिटी दी. इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज when provided to insurance companies will pay GST under the reverse charge mechanism. Services by recovery agent, किसको दे रहे हैं सर्विसेज? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. if recovery agent is providing services, अगर recovery agent सर्विस प्रोवाइड कर रहा है to any person other than a banking company or a financial institution or NBFC, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, जैसा कि इस केस में बताया था. नेक्स्ट, आर्टिस्ट अगर सर्विसेज दे रहे हैं, आर्टिस्ट को यहां पर दोस्तों एक बहुत छोटा सा वर्ड लिखा है, लेकिन यहां पर अगर आप बताऊं तो एवरी पर्सन इन्वॉल्व, हर एक वो इंसान जो सर्विस दे रहा है टू अ प्रोड्यूसर और द म्यूजिक कंपनी और द लाइक, तो इन दैट केस गाइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल अप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करेगा, एंड द म्यूजिक कंपनी और द प्रोड्यूसर शैल बी लायबल टू पे GST. ऑथर्स इफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिशर्स, जहां पे पब्लिशर्स ऑथर्स को रॉयल्टी पे करते हैं, then the publisher will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. However, यहां पर ऑथर को ऑप्शन मिल गया है, ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकता है. However, an author can choose to pay tax under forward charge mechanism if he has taken registration under the CGST Act and filed declaration in prescribed form, and he exercises to pay GST under forward charge mechanism. और दूसरी चीज, he shall not withdraw नहीं करेंगे within 1 year from the date of exercising such option. You cannot withdraw.
और वो इनवॉइस में डिक्लेरेशन देंगे कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया इस पॉइंट को समझने में? मजा आया? चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। कुछ चीजें आपको होमवर्क में मैंने लिखने के लिए दी हैं। कल हम इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को खत्म कर देंगे। इट विल टेक अराउंड 1 hour 20 minutes गाइस टू टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कल हमारा आरसीएम का आखिरी पॉइंट होगा, फिर हम ईसीओ वगैरह पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और द रेट्स ऑफ टैक्सेस अंडर द सीजीएसटी, एसजीएसटी, द रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे गाइस। एंड आई होप आप लोगों को मजा आएगा गाइस आने वाले सेशन में। चलो जी, आज का सेशन यहीं तक। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास के लिए।